कि ये अरब शहजादे अभी तो दौलतमंद इतने नहीं हुए थे। शुरू शुरू के साल तो बहुत ही गरीब होते थे, रेगिस्तानों में नंगे पांव फिरा करते थे। भुट्टो के बाद फिर वहां दौलत आई ना, इस वजह से नहीं कि भुट्टो था, लेकिन उस वक्त तक 70s में वो सारी की सारी गल्फ की रियासतें काफी अमीर हो गई, वो डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन हमारे हुक्मरान जो थे, भुट्टो के बाद के जितने हुक्मरान थे, उन्होंने ये किया कि इन गल्फ के शहजादों को अपने मुल्क में शिकार के लिए वो आते थे पहले, यानी रिवायती तौर पर आजादी से पहले भी आते थे इन इलाकों में। तो वो उनको बुलाते थे और उनको हजारों एकड़, लाखों एकड़ अपने मुल्क की अलॉट बाय नेम करते थे। और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं, कहीं कानून में नहीं, लेकिन बाय नेम कि ये फलां शहजादा होगा, इसको रहीम यार खान में, इसको भावलपुर में, इसको खैरपुर में, इसको कल्लात में देते थे। बल्कि हवाई अड्डे देते थे जो बने थे। एक शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में यूएई के हुक्मरान को दिया गया और उन्होंने इतना डेवलप कर दिया कि जब 9/11 के बाद इंडिया ने चढ़ाई की अफगानिस्तान पर, तो उन्होंने कहा हमें यह हवाई अड्डा चाहिए। आपके यहाँ कोई ऐसा है जो कानून बनाता? आपके यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज है? आपके पास क्या कोई अदलिया जो इंसाफ करती हो उस किस्म का इदारा है? आपके पास कोई फौज टाइप इदारा हो जो फौज का काम करे, जो सिर्फ पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो उसके बॉर्डर्स है उनका दिफा करे, जो अंदर के मामलात में ना दखल दे? तो कोई ऐसा इदारा है? आपके पास पुलिस नाम का कोई इदारा है? आपके पास कोई ब्यूरोक्रेसी है जो ईमानदार हो? आपके पास कोई आइन है जिसको आप कह सके कि ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? आपके पास क्या कोई कानून है? तो ऐसी जगह पे आप क्यों तवक्को करते हैं कि आप दुनिया की हम तो फहरिस्तें टॉप करते आए हैं दुनिया की, जो सारी की सारी नेगेटिव लिस्टें हैं, वो चाहे मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड हो, चाहे मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हो, मोस्ट भीख मांगने वाला मुल्क हो। सऊदी अरब और कतर के जो सफीर है उन्होंने कहा है कि जितने भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90%, 90% पाकिस्तानी होते हैं। हमारी जेलें भर गई हैं मगर भिखारी खत्म नहीं हो रहे हैं। ये इंतहाई एक अफसोसनाक स्टेटमेंट भी है, सुनने में तकलीफदेह भी है, लेकिन ये हकीकत है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो भिखारियों की तादाद पाकिस्तानियों की बढ़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है, इससे क्या इमेज जा रहा है हमारा? देखिए, इमेज होता है हमेशा किसी रियासत का या किसी का, एक ऐसी जगह जो अब मुल्क ना रहा हो, रियासत ना रहा हो, उसको आप क्यों ममालिक की फहरिस्त में जोड़ना चाहते हैं? देखिए ना, रियासतों का हमेशा ये होता है असूल कि वहाँ हुकूमतें, वहाँ कानून बनाने की फोरम्स होते हैं, मैकेनिज्म होता है, तो पार्लियामेंट कहा जाता है। आपके यहाँ कोई ऐसा है जो कानून बनाता? आपके यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज है? आपके पास क्या कोई अदलिया जो इंसाफ करती हो उस किस्म का इदारा है? आपके पास कोई फौज टाइप इदारा हो जो फौज का काम करे, जो सिर्फ पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो उसके बॉर्डर्स है उनका दिफा करे, जो अंदर के मामलात में ना दखल दे? तो कोई ऐसा इदारा है? आपके पास पुलिस नाम का कोई इदारा है? आपके पास कोई ब्यूरोक्रेसी है जो ईमानदार हो? आपके पास कोई आइन है जिसको आप कह सके कि ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? आपके पास क्या कोई कानून है? तो ऐसी जगह पे आप क्यों तवक्को करते हैं कि आप दुनिया की हम तो फहरिस्तें टॉप करते आए हैं दुनिया की, जो सारी की सारी नेगेटिव लिस्टें हैं, वो चाहे मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड हो, चाहे मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हो, मोस्ट भीख मांगने वाला मुल्क हो, यानी हर लिहाज से दुनिया की नेगेटिव तरीन जो लिस्टें हैं, हम हमेशा उनकी उन फहरिस्तों को टॉप किया करते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि चंद साल पहले, कि 3-4 साल पहले, अभी दूसरी हुकूमत थी जिसको निकाला गया है, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आया था यहाँ। उसका नाम बड़ा मुश्किल है, आप खुद उसका नाम लेके, अंतोनियो गुतेरेस। हाँ जी सर।
बिल्कुल। उसने पाकिस्तान को इतने कॉम्प्लीमेंट उस वक्त दिए थे, ये मैं कहता हूं मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि उनके बारे में कोई इतनी अच्छी बातें कर रहा है। तो देखिए, वो इसकी वजह मैं ये मिसाल इस वजह से दे रहा हूं कि जहां जिस मुल्क की हुक्मरानियत होती है, असल वो उसकी कहते हैं ना निशानी। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है साहब। वैसे तो अरब ममालिक में जो पाकिस्तानी जाते हैं वो इंडियन लोगों से या बांग्लादेशी लोगों से कम पैसों में भी काम करने को तैयार होते हैं। मेरी पर्सनली बात हुई अपने किसी जानने वाले से, तो उन्होंने बताया कि उसकी वजह ये है पाकिस्तानियों को नहीं रखते या उनको नौकरियां नहीं देते हैं क्योंकि वो एतमाद वाले नहीं होते, जेब कतरे निकल आते हैं, चोर उचक्के निकल आते हैं। अच्छा, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से वैसे पाकिस्तानी ओवरऑल कम बाहर जाते हैं, इसकी क्या वजह है कि हमें कोई वीज़ा क्यों नहीं देता? क्या यही वजह है कि हम इंटरनेशनल भिखारी हो गए हैं या इसकी कोई और भी वजूहात हो सकती हैं? देखिए, वजूहात तो हमेशा होती हैं, उसके बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन हमारे केस में असल मसला जो है वो हुक्मरानियत का है। हुक्मरान हैं जो मिसाल बन जाते हैं। ये जो भीख मांगने वाली चीज़ है, ये हुक्मरानों से सीखते हैं और हुक्मरानों को वारदातें करने के तरीके आते हैं बड़े। मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को भिखारी बनाया कि ये अरब शहजादे अभी तो दौलतमंद इतने नहीं हुए थे। शुरू के साल तो बहुत ही गरीब होते थे, रेगिस्तानों में नंगे पांव फिरा करते थे। भुट्टो के बाद फिर वहाँ दौलत आई ना, इस वजह से नहीं कि भुट्टो था, लेकिन उस वक्त तक 70s में वो सारी की सारी गल्फ की रियासतें काफ़ी अमीर हो गई, वो डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन हमारे हुक्मरान जो थे, भुट्टो के बाद के जितने हुक्मरान थे, उन्होंने ये किया कि इन गल्फ के शहजादों को अपने मुल्क में शिकार के लिए वो आते थे पहले, यानी रिवायती तौर पर आज़ादी से पहले भी आते थे इन इलाकों में, तो वो उनको बुलाते थे और उनको हजारों एकड़, लाखों एकड़ अपने मुल्क की अलॉट बाय नेम करते थे। और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं, कहीं कानून में नहीं, लेकिन बाय नेम के ये फलां शहजादा होगा, इसको रहीम यार खान में, इसको भावलपुर में, इसको खैरपुर में, इसको कल्लात में देते थे। बल्कि हवाई अड्डे देते थे जो बने थे। एक शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में यूएई के हुक्मरान को दिया गया और उन्होंने इतना डेवलप कर दिया कि जब 9/11 के बाद इंडिया ने चढ़ाई की अफगानिस्तान पर, तो उन्होंने कहा हमें यह हवाई अड्डा चाहिए। और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत होती थी। ये जो अभी आपने शहबाज शरीफ की बात सुनाई, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि असल तो ये फैमिलीज हैं जिन्होंने हमें भिखारी बनाया। वो उनसे शिकारगाहें देते थे, कंटेनर भरे हुए, जहाज भरे हुए जो तोहफों के आते थे, वो इनके घरों पर डिलीवर होते थे। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटियां लगी हुई थी। कभी कोई किसी तोशा खाना का हिसाब नहीं होता था। ये सब हमारी सकाफत जो है, शेखों वाली सकाफत, ये उस वक्त शुरू हुई है और हम लोग डिपेंडेंट भी बनते गए। ये सारे जितने भी हैं, चाहे वो आपकी जरदारियों की फैमिली हो या शरीफों की, ये सारे इन गल्फ के शहजादों के वो भिखारी हैं बेसिकली। मांगने क्या जा रहे हैं? कर्जा। और बात क्या करने जा रहे हैं? कर्जे पे। शमशाद साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कुछ ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ बातचीत करके अपने हुनरमंद लोगों के लिए कोई रास्ता खोलें कि वो वहां जाके जॉब्स वगैरह ढूंढ सके या उनको नौकरियां मिल सके? देखिए, आपके मुल्क की जो उम्र है 75 साल हो गए। 75 साल हम ये सब कुछ नहीं कर सके जो बातें हम कर रहे हैं, जो ये आपके अभी प्रोफेसर साहब हैं वो उन्होंने बात की है। तो ये बातें तो ऐसी हैं कि हर रियासत में इन पे अमल होता है। मैं अब आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी अमल होता रहा है, बहुत साल, बहुत दिहाइयों में अमल हुआ है। लेकिन ये असल पिछली जो 3 दिहाइयां हैं ना, 90 की दिहाई के बाद से जो पीरियड शुरू है, उसके बाद से हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। न्यूक्लियर भी हम 90 की दिहाई के अंदर हुए थे, लेकिन उस वक्त एक माहौल था और कंपल्शन थी, प्रेशर थे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर का हमने फैसला उस वक्त कर लिया था। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि चूंकि हमारे हुक्मरान अमेरिका से बहुत मुतासर हैं और एक तरह से अमेरिका के कदमों में बैठना बहुत फख्र की बात समझते हैं,
अमेरिका का जो पहला सदर था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसने 1796 में अपनी आखिरी फेयरवेल स्पीच में, यानी 1796 में वो अपनी सदारत पूरी करके जब जा रहा था, तो उसने चंद बातें कही थी। उसने कहा था, नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ अदर पावर्स आर नो लॉन्गर independent or sovereign, and if they continue to seek disinterested favors from the same powers, they lose whatever freedom of action they have. तो हमने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन गंवाई हुई है, हमने अपनी सोवरेनिटी भी नहीं रखी, आजादी नहीं। हालांकि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हवाले से इस खित्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क है। बिल्कुल, असर रसूख भी रख सकता है। मेरे पास वक्त की किल्लत है। शमशाद साहब, वन लाइनर प्लीज। अब्बास साहब मुझे बताइएगा कि इसका हल क्या है। मैं बताता हूं। पहले तो ये है कि जो हुक्मरानियत का रोल होता है ना, मैं जब रिटायर होकर वापस आया तो उस वक्त एक दफा मैंने देखा कि रिक्शे में एक आदमी 5, 7, 8 बच्चे बिठाए हुए और लाल बत्ती क्रॉस कर, मैंने जल्दी से जाके गाड़ी अपनी उसके सामने खड़ी की, उसको रोका कि तुम्हें पता है कि तुमने इन बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला और तुमने कानून तोड़ा। उसने मेरी तरफ देखा, कहता जी सर जी तुसी केड़े कानून की गल करते हो, ए जेड़ा उत्ते बैठा है ये केड़े कानून नाल बैठा है, वो जनरल मुशर्रफ साहब ऊपर बैठा हुआ। तो मैं ये कहता हूं, लोग सिर्फ वो करते हैं जो हुक्मरान सिखाते हैं। अब बाकी रहा हल की बात, हल एक ऐसा देना चाहता हूं क्योंकि हम हुक्मरानियत करनी हमारे सही है सर, गॉट योर पॉइंट। आई एम